नमस्कार दोस्तों, MGC एकेडमी के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट परीक्षा कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो पर्यावरण विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। आप लोग अगर इनका अच्छी तरीके से देख लेते हैं वीडियो को, तो निश्चित तौर पे आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक है परिवार। परिवार टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपका राजस्थान TET में तो आता ही है, साथ में इससे संबंधित जो प्रश्न है वो UP TET में भी आते हैं, और MP TET का जो आगामी परीक्षा जो होने वाली है उसमें भी परिवार टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपके ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग परिवार टॉपिक को शुरू करते हैं और इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन करते हैं। परिवार क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवार का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि परिवार का मतलब क्या होता है। परिवार वो स्थान होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हमारी आर्थिक ज़रूरतें पूरी होती हैं, जहाँ पर हमारी अन्य प्रकार की सभी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसके अलावा हम भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सब हमारा परिवार कहलाता है। परिवार में हमारे माता पिता भी आते हैं, हमारे भाई बहन भी आते हैं, हमारे दादा दादी भी आते हैं। कई सारे लोग जो होते हैं वो परिवार का हिस्सा होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी परिवार को हम परिवार कब कहेंगे, मतलब कि एक घर के अंदर किन किन सदस्यों का होना ज़रूरी है तब हम उसको परिवार कहते हैं। तो देखिए, जितने भी हमारे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने परिवार के ऊपर बृहद रूप से अध्ययन किया है, तो उन लोगों का मानना ये है कि परिवार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पति, पत्नी और उनकी संतान का। परिवार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है पति पत्नी और उनकी संतान। यदि मान लीजिए कि कोई लड़का है और लड़की आपस में विवाह कर लेते हैं और कहीं पर जाकर अगर वो रहने लगते हैं तो हम उसको परिवार नहीं कहेंगे, हम उसको गृहस्थी तो कह सकते हैं, लेकिन हम उसको परिवार की संज्ञा नहीं देंगे जब तक कि उनकी कोई संतान पैदा नहीं हो जाती। जब उनकी संतान पैदा हो जाती है तभी हम उसको परिवार की संज्ञा देते हैं। तो जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने परिवार के ऊपर अध्ययन किया है, तो उनका मानना यही है कि परिवार में पति पत्नी और संतान का होना जरूरी है। इनसे मिलके ही परिवार का निर्माण होता है। अब परिवार कई प्रकार के होते हैं, आगे चल के जितने प्रकार के परिवार होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं परिवार से संबंधित, और ये परिभाषाएं ऐसी हैं जो रीट एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनके बारे में थोड़ा अपन लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में परिवार के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है वो है मैकाइवर पेज की। एक परिभाषा आती है मैकाइवर पेज की। तो मैकाइवर पेज ने परिवार के लिए क्या परिभाषा दी है, थोड़ा सा अपन उसको समझते हैं। हम आपको पूरी परिभाषा पढ़ के सुनाते हैं और उसके बाद में उसका अर्थ भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा है। तो मैकाइवर पेज ने कहा है कि परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। मतलब मैकाइवर पेज ने ये बताया है कि परिवार जो है उसमें वो यौन संबंधों के ऊपर आधारित होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परिवार में जैसे लड़का होता है, लड़की होती है, तो उनका विवाह होता है। विवाह के बाद में वो अपने संतान को जन्म देते हैं। यानी कि इन्होंने बताया है कि परिवार जो है वो यौन संबंधों के ऊपर आधारित होता है। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि परिवार में जो परिवार का जो आकार होता है वो छोटा होता है और परिवार के अंदर ही बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है।
तो देखिए कोई भी परिभाषा होती है उसमें से आपको कुछ ऐसे वर्ड आपको समझ लेना है, छांट लेना है जो अन्य परिभाषाओं में आपके ना हो। जब आप इस तरीके से कुछ ऐसे शब्दों को छांट लेंगे तो उससे जब भी आपके सामने परिभाषा आएगी परीक्षा में, भले ही आपको पूरी परिभाषा याद ना हो, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे शब्द याद हैं जो आपको पता हो कि ये इन्होंने इस अपनी परिभाषा में इस तरह की बात कही है, तो आपको उस परिभाषा को समझने में आसानी हो जाएगी कि ये परिभाषा किसने कही है। तो इन्होंने 2-3 बातें कही हैं, जैसे उन्होंने यौन संबंध की बात कही है, उसके बाद में उन्होंने बच्चों के जन्म और पालन पोषण की बात कही है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में एक और परिभाषा आती है क्लियर। क्लियर की परिभाषा जो है ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो इसको थोड़ा सा अपन लोग समझ लेते हैं। क्लियर, तो क्लियर ने भी परिवार को लेके कुछ परिभाषा दी है, तो क्लियर ने क्या परिभाषा दी है उसको थोड़ा सा समझते हैं। क्लियर ने कहा है माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं, ठीक है। फिर से समझना एक बात को, इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को, मतलब इन्होंने कहा है कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध के द्वारा ही परिवार का निर्माण होता है। मतलब इन्होंने अपनी परिभाषा में माता पिता और और उनकी जो संतान होती है, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बीच में जो संबंध होता है उसके ऊपर इन्होंने जोर डाला है, ठीक है। तो तो आपको ये बात याद रखना है कि क्लियर महोदय ने जो अपनी परिभाषा दी है उसमें उन्होंने माता पिता और उनके बच्चों के बीच में जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, उसके ऊपर उन्होंने बात कही है। इसके बाद में 1-2 परिभाषाएं और है महत्वपूर्ण, उनके बारे में अपन लोग देखते हैं। एक परिभाषा है विल्स तथा हाइजर के अनुसार। विल्स तथा हाइजर, विल्स तथा हाइजर ने भी परिवार को लेके परिभाषा दी है। इन्होंने क्या परिभाषा दी है, पहले हम आपको परिभाषा बताते हैं और उसके बाद में परिभाषा का हम आपको सार भी समझाएंगे। इन्होंने कहा है कि परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने देखिए 2-3 बातें कही हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहले तो इन्होंने क्या कहा कि परिवार जो है वो एक सामाजिक समूह की तरह है। इन्होंने मतलब कि एक सामाजिक समूह की तरह परिवार को माना है। दूसरी बात इन्होंने जो कही है अपनी परिभाषा में वो ये कही है कि परिवार में जितने सदस्य होते हैं वो रक्त के आधार पे, यानी कि ब्लड रिलेशन उनके बीच में पाया जाता है। आपस में रक्त संबंध के आधार पे वो सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 जो है वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो हमने आपको समझाई हैं। बाकी और भी परिभाषाएं हैं तो आप लोग उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं लगी वो हमने आप लोगों को बता दी हैं। उसके बाद में अब हम समझते हैं कि परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि परिवार की विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वो आपको कोई 4 कथन आपको दे देंगे और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सी परिवार की विशेषता है या इनमें से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि परिवार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं या परिवार की विशेषताएं क्या क्या नहीं होती हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं होती हैं परिवार की उनके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। वैसे हम सभी लोग परिवार से जुड़े हुए होते हैं, हमारे सबके परिवार हैं, तो हम लोग बता सकते हैं आसानी से कि परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिर भी लेकिन अपन लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला बिंदु इसमें आ जाता है विशेषताओं में। यहाँ पर हम विशेषताएं लिख देते हैं। विशेषताएं, विशेषताओं में पहली विशेषता हो जाती है इसमें सदस्यों का उत्तरदायित्व। एक विशेषता होती है परिवार की सदस्यों का उत्तरदायित्व।
जो परिवार होता है उसमें प्रत्येक सदस्य का अपना कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होता है। माता का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है, पिता का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है, जो परिवार में बच्चे होते हैं उनका भी कुछ उत्तरदायित्व होता है, और प्रत्येक को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में पिता है, और मान लीजिए कि पिता की जिम्मेदारी है कि वो परिवार में जितने लोग भी हैं उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करे, ठीक है। अब मान लीजिए कि पिता यदि कमाएगा नहीं, परिवार के लिए कुछ सामान खरीद के नहीं लाएगा, तो फिर परिवार कैसे चलेगा। जैसे आम तौर पे हमारे परिवार में माता की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है कि बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करना। अब अगर मान लीजिए कि परिवार में जो माताएं हैं वो अपने बच्चों का ध्यान ना रखें, बच्चों के लिए या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था ना करें, तो परिवार में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसी प्रकार से अगर जो बच्चे होते हैं तो उनका भी कुछ दायित्व होता है, यानी परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी का कुछ ना कुछ परिवार के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। इसके बाद में दूसरी जो विशेषता या दूसरी जो विशेषता हम गुण कह सकते हैं, तो दूसरी विशेषता या गुण होता है परिवार का भावात्मक आधार। दूसरा हम कह सकते हैं भावात्मक आधार। भावात्मक आधार का मतलब ये होता है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। हम जो परिवार के सदस्य होते हैं प्रत्येक सदस्य से हमारा प्रेम रहता है। माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, पिता भी अपने बच्चों से प्रेम करता है, पति पत्नी भी आपस में प्रेम करते हैं, बच्चों का भी अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ स्नेह होता है। तो इस प्रकार से भावनात्मक रूप से परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक को यदि तकलीफ होती है तो सभी को बुरा लगता है, सभी उसकी मदद करते हैं। तो इस तरीके से जो परिवार होता है उसमें प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में तीसरी अगर हम विशेषता की बात करें परिवार की, तो होता है इसकी सार्वभौमिकता। परिवार की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब ये होता है कि हम किसी भी समाज में देखें, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हम किसी भी समाज को देखें तो प्रत्येक समाज में हमें परिवार का अस्तित्व देखने को मिलता है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो परिवार को स्वीकार ना करता हो। चाहे हम भारत के किसी हिस्से में चले जाएं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, प्रत्येक हिस्से में परिवार का महत्व होता है, परिवार का अस्तित्व होता है। यानी परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है, हर जगह पे परिवार का अस्तित्व देखने को मिलता है। इसके बाद में अगली विशेषता जो हो जाती है परिवार की वो होती है विवाह एवं यौन संबंध। चौथी विशेषता हो जाएगी विवाह एवं यौन संबंध। परिवार जो होता है वो विवाह एवं यौन संबंध की व्यवस्था करता है। परिवार के अंदर ही विवाह संपन्न होते हैं, लड़का लड़की का आपस में विवाह होता है, उसके बाद में उनकी संतान होती है। तो इस प्रकार से विवाह एवं यौन संबंध जो है वो परिवार के अंदर ही होते हैं। तो ये भी परिवार की एक विशेषता होती है। इसके अलावा एक विशेषता होती है परिवार की आर्थिक बंधन। परिवार की एक विशेषता होती है आर्थिक बंधन। परिवार में प्रत्येक सदस्य जो है वो एक दूसरे से आर्थिक रूप से भी जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि किसी भी परिवार में ऐसा नहीं होता है कि प्रत्येक सदस्य कमाता हो। कुछ निश्चित सदस्य ही परिवार के अंदर कमाते हैं, और वो जो सदस्य जो कमाते हैं वो परिवार के बाकी सदस्यों की आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करते हैं। तो आर्थिक रूप से भी परिवार के सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपकी परिवार की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो हमने आपको बताई। इसके अलावा कुछ और विशेषताएं भी हैं, जैसे कि वंश नाम की व्यवस्था। परिवार के द्वारा हमें अपने एक वंश का नाम मिलता है,
ठीक है, हमें हमारे वंश के नाम से पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर हम जाते हैं तो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि आप किसके पुत्र हैं, आपके दादाजी का नाम क्या है। तो इस तरीके से हमें एक वंश का उसमें नाम मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण। परिवार के अंदर एक सामाजिक नियंत्रण भी रहता है। व्यक्ति जब परिवार के अंदर होता है तो उसमें वो अपने आप में एक नियंत्रण में रहता है, यानी परिवार जो है वो एक सामाजिक नियंत्रण भी बना के रखता है। तो ये भी परिवार की विशेषता होती है। तो हमने आपको कुछ परिवार की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं। इन विशेषताओं से 3-4 ऐसी विशेषताएं हैं जो परीक्षा में अलग अलग एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं, राजस्थान टीईटी में भी पूछी जा चुकी है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से देख लेना है, परिवार की विशेषताओं से प्रश्न आते हैं। इसके बाद में आता है परिवार के प्रकार। अब अपन लोग परिवार के प्रकारों का अध्ययन करते हैं कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। इनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। तो देखिए, परिवार का जो वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया जाता है। तो जो परिवार का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है वो हम आपको समझाएंगे। यहाँ से प्रश्न आने की आपकी पूरी संभावना रहेगी, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से देख लेना है। यहाँ से प्रश्न आपके आने की पूरी संभावना रहेगी। देखिए, परिवार का जो पहला वर्गीकरण हो जाएगा, यहाँ पर हम वर्गीकरण लिख देते हैं। वर्गीकरण, पहला जो परिवार का वर्गीकरण होगा वो होगा संख्या के आधार पर। पहला वर्गीकरण होता है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर यदि हम बात करें तो परिवार का मुख्य रूप से हम 2 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन से? इसमें पहला प्रकार जो होता है परिवार का वो होता है एकल परिवार। पहला रूप होता है परिवार का एकल परिवार। इसके बाद में परिवार का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है संयुक्त परिवार। ये दो सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है संख्या के आधार पर, और यहां से प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एकल परिवार को अन्य भी कुछ नामों से जाना जाता है। जैसे एकल परिवार को हम लोग एकाकी परिवार भी कह सकते हैं, एकाकी परिवार भी कहा जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय परिवार भी कहा जा सकता है। मूल या दाम्पत्य मूलक परिवार भी कहा जा सकता है। तो ऐसे एकल परिवार के कई सारे नाम हैं। तो समझते हैं कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं एकल परिवार क्या होता है। तो एकल परिवार वे परिवार होते हैं जिनमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। बच्चा एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उनके विवाह नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार समझिए, एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी है और मान लीजिए कि उनकी एक संतान है। तो इस तरीके से जो परिवार बनता है वो कैसा परिवार कहलाएगा? एकल परिवार कहलाएगा। अब मान लीजिए आगे चल के जो संतान है, अगर मान लीजिए उसका भी विवाह हो जाता है तो फिर वो एकल परिवार नहीं कहलाएगा, वो एकल परिवार संयुक्त परिवार में परिवर्तित हो जाएगा। एकल परिवार तब तक कहलाएगा जब तक उनकी संतानें जो होती हैं उनका विवाह नहीं होता है। इसके बाद में बात करते हैं संयुक्त परिवार की। तो संयुक्त परिवार वे परिवार होते हैं जिनमें कम से कम 3 पीढ़ियों के सदस्य आपस में मिलकर रहते हैं। इन परिवारों में दादा दादी भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, और माता पिता के अलावा उनके जितने भी भाई होते हैं, चाचा चाची, वो सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं। तो उनके जितने बच्चे होते हैं वो भी उसमें रहते हैं। तो इस तरीके से जिन परिवारों में 3 पीढ़ियों के सदस्य या उससे ज्यादा सदस्य आपस में मिलकर रहते हैं, ऐसे परिवारों को संयुक्त परिवार कहा जाता है। ये तो हो गई दोनों प्रकार के परिवारों की बात। इसके अलावा परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि एकल परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं या एकल परिवार की क्या कमियां होती हैं।
संयुक्त परिवार के बारे में भी पूछ लेते हैं कि संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, संयुक्त परिवार की क्या कमियां होती हैं। तो आपको अच्छे तरीके से ये भी समझ में आना चाहिए कि दोनों ही परिवारों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या कमियां होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं और कमियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकल परिवार की। तो एकल परिवार की विशेषताओं की बात करते हैं पहले कि एकल परिवार में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, आप एक की विशेषताएं याद करेंगे तो वो दूसरे के लिए क्या बन जाएंगी, उनकी कमियां बन जाएंगी। जो एकल परिवार की विशेषताएं होती हैं वही विशेषताएं संयुक्त परिवार का दोष होते हैं, क्योंकि वो सब चीजें संयुक्त परिवार में नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा एकल परिवार के जो दोष होते हैं वही संयुक्त परिवार के लिए क्या होते हैं, लाभ होते हैं, यानी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि वो सारी चीजें संयुक्त परिवार में पाई जाती हैं। तो अगर आपको अगर एकल परिवार के अगर आपको गुण या दोष पता है तो संयुक्त परिवार के आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात हम लोग करते हैं। जैसे एकल परिवार होता है तो इसका आकार छोटा होता है, और जब परिवार छोटा होता है तो परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, कलह नहीं होता है, आपस में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता है। अब वही चीज अगर संयुक्त परिवार में देखें तो उसका उल्टा हो जाता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि परिवार का आकार बड़ा होता है, घर में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, तो आपसी विवाद जो होते हैं, आपसी मनमुटाव ज्यादा होते हैं, और फिर जो मनमुटाव होते हैं वो धीरे धीरे लड़ाई का रूप भी ले लेते हैं। तो संयुक्त परिवार में हम देखते हैं लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। इसके विपरीत यदि हम एकल परिवार की बात करें तो एकल परिवारों में लड़ाई झगड़े देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें एकल परिवार की, कि एकल परिवार में महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है संयुक्त परिवार की अपेक्षा। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उनको ज्यादा पर्दे में रहना पड़ता है, ज्यादा उनको बंधन में भी रखा जाता है, महिलाओं को ज्यादा काम भी करना पड़ता है, महिलाएं ज्यादा स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाती हैं। तो जो संयुक्त परिवार होता है वो महिलाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं होता है। इसके विपरीत यदि हम एकल परिवार की बात करें तो एकल परिवार में महिलाओं को कुछ भी करने की आज़ादी होती है, ज़्यादा उनको बंधन नहीं होता है, वो नौकरी भी कर सकती हैं और जो भी चाहे वो काम वहाँ पर कर सकती हैं। इसके अलावा काम का भी ज़्यादा दबाव नहीं होता है, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है। तो महिलाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एकल परिवार को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है, यानी कि उनको अच्छी शिक्षा मिलना, तो ये सारी चीजें एकल परिवार के अंदर ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि एकल परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है, तो माता पिता उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, उनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है। इसके विपरीत यदि हम संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो खेलते भी ज़्यादा हैं, और इस तरीके से किसी भी बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं माता पिता, और इस तरीके से उनका जो विकास होता है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है जितना एकल परिवार में हो जाता है। तो ये सारी विशेषताएं जो है वो एकल परिवार की है। और भी कई सारी विशेषताएं होती हैं एकल परिवार की, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो हमने आपको बताई हैं। इसके विपरीत यदि हम दोष की बात करें एकल परिवार की कि क्या क्या दोष होते हैं, तो एकल परिवार जो होता है वो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि परिवार का आकार छोटा होता है। परिवार का आकार छोटा होने से घर में चोरी होने की संभावना भी ज्यादा होती है, और यदि मान लीजिए घर में किसी प्रकार की अगर मुसीबत आती है तो सदस्यों की संख्या कम होती है, तो उस मुसीबत से निपटने की जो स्थिति होती है वो परिवार के अंदर नहीं होती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एकल परिवार अच्छा नहीं माना जाता है। उसके विपरीत यदि हम संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार जो होता है वो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, क्योंकि सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए परिवार में कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो सारे सदस्य आपस में मिलकर उस परेशानी का हल ढूंढ लेते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो संयुक्त परिवार ज्यादा अच्छा माना जाता है।
इसके अलावा अगर हम संस्कारों की बात करें तो संस्कार जो है वो संयुक्त परिवार में ज़्यादा अच्छे तरीके से पनपते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में एक तो सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, और जब सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है तो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भावना होती है वो ज़्यादा विकसित होती है, एक दूसरे के लिए करने की भावना पैदा होती है। प्रत्येक सदस्य जब भी कोई काम करता है तो वो अपने दिमाग में रखता है कि हमें अपने भाइयों के लिए भी करना है और हमसे जो जुड़े हुए हैं हमें उनके लिए भी करना है। तो जो सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे के लिए करने की भावना होती है, वो सभी जो अच्छे अच्छे संस्कार होते हैं वो संयुक्त परिवार के अंदर ही ज़्यादा विकसित होते हैं। इसके अलावा यदि हम एकल परिवार की बात करें तो एकल परिवार में संस्कारों का ज़्यादा विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, अपने अपने बारे में सोचता है, परिवार के अन्य सदस्यों से उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल अपने और अपने बच्चों के बारे में ही सोचता है। तो इस तरीके से जो सहयोग की भावना होती है, जो प्रेम की भावना होती है, जो संस्कार होते हैं वो संयुक्त परिवार में ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित होते हैं एकल परिवार की अपेक्षा। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हमें संयुक्त परिवार ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि कृषि व्यवस्था के लिए भी संयुक्त परिवार को ज़्यादा अच्छा माना गया है। क्योंकि कृषि में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, अलग अलग काम होते हैं कृषि में, तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है तो सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर काम कर लेते हैं। तो कृषि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि एकल परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं और संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, दोनों के हमने आपको दोष भी समझाए हैं। तो जो हमने आपको बताया है इनको अच्छे तरीके से आप लोग अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका परीक्षा में जरूर आएगा। ये तो है आपका सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण। इसके अलावा कुछ और हम आपको वर्गीकरण बताते हैं, जैसे अधिकार या सत्ता के आधार पर। तो परिवार का जो दूसरा वर्गीकरण होता है वो होता है अधिकार या सत्ता के आधार पर। यदि हम अधिकार या सत्ता के आधार पर बात करें, अधिकार या सत्ता के आधार पर यदि हम बात करें तो परिवार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक परिवार होता है पितृसत्तात्मक, एक परिवार होता है पितृसत्तात्मक, और दूसरा परिवार का प्रकार होता है मातृसत्तात्मक। अब दोनों के बीच में अंतर क्या होता है ये हम आपको समझा देते हैं। पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक का मतलब होता है पिता की सत्ता, यानी कि ऐसे परिवार जहां पर एक पिता यानी कि परिवार में कोई पुरुष सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और पुरुष ही अपने आप को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है, ऐसे जो परिवार होते हैं उनको पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। पितृसत्तात्मक जो परिवार होते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के साथ में कई प्रकार के अत्याचार भी होते हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न आपका परीक्षा में आता है कि महिलाओं का उत्पीड़न जो है वो किस प्रकार के परिवारों में देखने को मिलता है, तो जो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं ऐसे परिवार जहां पर पुरुष अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं महिलाओं से, तो वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी ज़्यादा करते हैं। तो फिर से आपको एक बार समझा देते हैं, ऐसे परिवार जहां पर पिता की सत्ता होती है, पुरुषों की सत्ता होती है, ऐसे परिवारों को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। उसके विपरीत यदि हम बात करें मातृसत्तात्मक की, तो ऐसे परिवार जहां पर माता की सत्ता होती है, जहां पर परिवार के सारे महत्वपूर्ण निर्णय परिवार की एक बुजुर्ग महिला या जो परिवार की जो मुखिया महिला है उसके द्वारा लिए जाते हैं, ऐसे परिवारों को मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। अभी यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। हमारे परिवारों में ये देखने को मिलता है कि हमारे परिवार की जो ज़्यादातर निर्णय होते हैं वो हमारे घर में हमारे पिता के द्वारा ज़्यादा लिए जाते हैं। तो हमारा जो परिवार की जो संरचना है वो पितृसत्तात्मक है।
इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा, तो जो इतिहासकार हैं, जो या पुरातत्ववेत्ता हैं, तो उन्होंने इस तरीके वहाँ पे जो सामान प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। इसके अलावा जो इतिहासकार हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन लोगों का ये मानना है कि जब मनुष्य विकसित हो रहा था और जब परिवार का प्रारंभिक रूप सामने आया, उस समय जो परिवार होते थे वो मात्र सत्तात्मक होते थे। यानी कि परिवारों का जो प्रारंभिक रूप था वो मात्र सत्तात्मक था। धीरे धीरे परिवार पितृसत्तात्मक परिवार में परिवर्तित होते चले गए। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका अधिकार एवं सत्ता के आधार पर। इसके अलावा अगला जो वर्गीकरण है वो होता है आपका विवाह के आधार पे। अगला महत्वपूर्ण वर्गीकरण है विवाह के आधार पे। इसको और आप लोग समझ लीजिए, विवाह के आधार पे। विवाह के आधार पे यदि हम बात करें तो विवाह के आधार पे भी हम परिवार को दो हिस्सों में बांट देते हैं। इसमें पहला जो प्रकार होता है परिवार का वो होता है एकल परिवार या एक विवाह परिवार, हम उसको बोल सकते हैं एक विवाह परिवार। एक विवाह परिवार। और दूसरा जो प्रकार होता है विवाह के आधार पर वो होता है बहु विवाह परिवार। अब समझते हैं कि एक विवाह परिवार और बहु विवाह परिवार में अंतर क्या होता है। ऐसे परिवार जिनमें एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब एक स्त्री केवल एक पुरुष से विवाह करती है, तो ऐसे परिवारों को एकल परिवार यानी कि एक विवाह परिवार कहा जाता है। वर्तमान में यदि हम देखें तो हमें इसी प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। आजकल जो स्थिति है हमारे समाज की वो एक विवाह परिवार की ही है। लेकिन पुराने जमाने में अगर हम देखते हैं तो एक व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह कर लेता था, लेकिन वर्तमान में इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, आज भी कुछ ऐसी आदिवासी, बैगा, भील, ऐसी कुछ जनजातियां हैं जहां पर आज भी पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रखते हैं। लेकिन अगर हम सभ्य समाज की बात करें तो वर्तमान में एकल यानी कि एक विवाह परिवार की प्रथा ही देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं बहु विवाह परिवार। तो बहु विवाह परिवार वो परिवार होते हैं जिनमें एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि एक स्त्री के एक से ज्यादा पति होते हैं तो ऐसे परिवारों को बहु विवाह परिवार कहा जाता है। आमतौर पे यदि देखा जाए तो ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक स्त्री के एक से ज्यादा पति हों। आमतौर पे ऐसा ज्यादा होता था कि एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह कर लेता था। तो इस तरीके के जो परिवार बनते थे उनको बहु विवाह परिवार कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहां पर कई सारे पुरुषों का समूह होता है जो स्त्रियों के एक समूह के साथ में विवाह कर लेता है। तो इस तरीके से भी कुछ विवाह हमारे समाज में, कुछ आदिवासी जनजातियां हैं उनमें इस तरीके के परिवार देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको एक महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में बता दें। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पास किया गया था। ये महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसको आप लोग ध्यान से रखिए। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पास किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक पुरुष केवल एक स्त्री से ही विवाह करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो पुरुष होते थे वो एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह कर लेते थे। तो इसलिए 1955 में ये अधिनियम आया। इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि एक हिंदू पुरुष जो होगा वो केवल एक ही स्त्री के साथ ही विवाह करेगा। तो इस तरीके से आपको दोनों मतलब समझ में आ गया होगा, एक विवाह परिवार का मतलब और बहुविवाह परिवार का मतलब। तो आज हम लोगों ने परिवार का जो वर्गीकरण है वो भी समझा, परिवार की जो विशेषताएं हैं वो भी समझी, और परिवार के लिए जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अलग अलग लोगों ने दी हैं वो भी हमने आपको समझाई। ये टॉपिक आप लोगों के लिए रीट के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इसके अलावा यूपीटीईटी और एमपीटीईटी के लिए भी ये जो टॉपिक हमने आपको बताया है परिवार का, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
तो अगला जो टॉपिक रहेगा उसके साथ हम अगली वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।